हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गंगबारी ब्रेन में। गंगबारी ब्रेन आज फिर उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सर्वांग समता तथा समरूपता। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। पहला देखिए त्रिभुज की सर्वांग समता की अवधारणा। देखिए सर्वांग समता शब्द की उत्पत्ति सर्वांगसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थात सर्वांगसम शब्द बराबर सर्व प्लस अंग प्लस सम। अगर सर्वांगसम को अलग अलग तोड़ रहे हैं तो सर्व प्लस अंग प्लस सम, अर्थात वे दो त्रिभुज या दो आकृतियाँ जिनके सभी अंग, सर्व मीन्स सभी, अंग मीन्स अंग, सम मीन्स समान हो। अर्थात वे दो आकृतियाँ या वे दो त्रिभुज जिनके सभी अंग समान होते हैं सर्वांगसम कहलाते हैं। इनका यह गुण सर्वांग समता कहलाता है। यदि दो त्रिभुज यानी अगर जो दो त्रिभुज या कोई दो आकृतियाँ सर्वांगसम है, इसका मतलब है कि उसके सभी अंग बराबर होंगे या समान होंगे। अगर कोण है तो कोण बराबर होंगे, भुजाएं हैं भुजाएं बराबर होंगी, यानी सभी अंग समान होंगे। नोट, यदि दो त्रिभुज ABC हैं, अर्थात इसका अर्थ यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका अर्थ है कि उन त्रिभुजों के सभी अंग समान होंगे, यानी सभी कोण आपस में, संगत कोण आपस में बराबर होंगे और सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। वह अगर एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखा जाए तो दूसरा त्रिभुज पूरी तरह से ढक जाएगा। यानी अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, सर्वांगसम का मतलब है कि अगर उनकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण बराबर होंगे, तो अगर एक त्रिभुज के ऊपर दूसरे त्रिभुज को रखा जाएगा तो पहले जो दूसरा त्रिभुज है वो पूरी तरह से ढक जाएगा, यानी जो ऊपर रखा हुआ त्रिभुज है वही दिखाई देगा। दूसरा, एक त्रिभुज के सर्वांगसम दूसरे त्रिभुज की रचना करना। दिए गए त्रिभुज के सर्वांगसम त्रिभुज की रचना कीजिए। ज्ञात है एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, इसके सर्वांगसम हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। सर्वांगसम त्रिभुज की रचना DEF जो कि साइड से की गई है। रचना में क्या करते हैं, सर्वप्रथम BC के बराबर एक आधार रेखा DE खींची, BC को मापा और उसी के बराबर DE रेखाखंड खींच लिया। अब जैसे BC का प्रथम बिंदु B है, वैसे ही DE का प्रथम बिंदु D है, तो B से A तक की दूरी प्रकार में भरी और BA के बराबर बिंदु D पर नोक रखकर हमने चाप लगाया, चाप नंबर 1 है। फिर C से CA के बराबर दूरी रख के C बिंदु से A तक की दूरी का चाप बिंदु E पर प्रकार की नोक रखकर लगाया, जो कि चाप नंबर 2 है। तो चाप नंबर 1 और 2 यानी दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं वही तीसरा बिंदु हो जाएगा। तो उस कटान बिंदु को F हो गया, उसको D से मिला दिया और E से मिला दिया, तो जो त्रिभुज बना DEF ये त्रिभुज ABC के सर्वांगसम होगा। सर्वप्रथम आधार भुजा BC के बराबर DE रेखाखंड DE खींची। अब BA के बराबर दूरी का चाप एक बिंदु D से प्रकार की नोक रखकर लगाया तथा CA के बराबर दूरी का चाप नंबर 2 बिंदु E से लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को जहां काटते हैं वहां तीसरा बिंदु F है, अतः बना त्रिभुज DEF सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के। सर्वांगसम का चिन्ह होता है दो समानांतर छोटी सी लाइनें खींची जाएंगी, उसके ऊपर लेटा हुआ S बना देते हैं, ये चिन्ह सर्वांगसम का है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की शर्तें, यानी अगर दो त्रिभुज दिए हुए हैं तो वो सर्वांगसम कब होंगे, किन किन शर्तों पर वे सर्वांगसम होंगे। पहला, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएं तो वे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी अगर कोई दो त्रिभुज दिए हुए हैं, अगर उनकी तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, यानी आधार के बराबर है, पहली भुजा के बराबर है दूसरे त्रिभुज की और तीसरी भुजा के बराबर है, तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दूसरा है, यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हों। अगर कोई दो त्रिभुज दिए हुए हैं जिनमें से दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, यानी दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तीसरा है, यदि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा तथा दो कोण, यानी एक त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण बराबर हों, आधार भुजा ले लिए या उनके दोनों साइड के कोण अगर बराबर हैं, वैसे ही दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे।
और सर्वांग होने के बाद सारे अंग समान होंगे, यानी जो बची हुई भुजाएं और जो बचे हुए कोण होंगे वो भी आपस में बराबर और समान होंगे। तीसरा है चौथा, यदि किसी त्रिभुज की तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं तो वह तीनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जैसे हमने पहला पढ़ा था, तीनों भुजाएं बराबर हो दोनों त्रिभुजों की, फिर उसमें एक भुजा मतलब दो भुजाएं और एक कोण ले लिया, फिर तीसरी बार में एक कोण दो भुजाएं ले ली, नहीं दो कोण और एक भुजा ले ली, और चौथी बार में तीनों कोण ले लिए। यानी त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, तो 6 अंगों में से कोई 3 अंग अगर बराबर हैं, 6 अंगों में से कोई 3 अंग बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। पांचवा है, यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी समकोण त्रिभुज में एक कर्ण बराबर हो गया दूसरे त्रिभुज के कर्ण के, एक भुजा बराबर होगी दूसरी भुजा के, और दोनों में एक एक कोण समकोण होगा, तो 3 अंग बराबर हो गए तो ये भी सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुजों की सर्वांगसमता संबंधी प्रमेय, इन्हें केवल प्रमेय याद रखिएगा। पहला है त्रिभुज भुजा 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 प्रमेय लगती है। किस प्रकार से? त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी एक त्रिभुज ले लिया उसमें 2 भुजाएं समान हैं। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं, तो ये सिद्ध करवा रहा है कि 2 भुजाएं समान है, लेकिन तो सिद्ध कीजिए 2 भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। जैसे भुजा ए बी है तो ए बी के सामने का कोण डी, यानी ए बी और ए सी बराबर हैं तो ए बी के सामने का कोण सी बराबर होगा ए सी के सामने के कोण बी के, यानी कि कोण सी बराबर कोण बी होगा। ये इसका मतलब है कि ए बी बराबर सी ए सी, तो कोण बी बराबर होगा कोण सी के। ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी है, सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी। रचना में क्या किया? रचना में बी सी के मध्य बिंदु डी लिया, बी सी का मध्य बिंदु डी लिया जिसे हमने ऊपरी शीर्ष ए से मिला दिया। अगर किसी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को किसी शीर्ष से मिलाते हैं तो वह शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। या हम इस प्रकार से कह लें कि बी सी के मध्य बिंदु डी को ए से मिलाया, या इस प्रकार से कहते हैं कि बिंदु शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बी सी पर माध्यिका ए डी खींची। बात एक ही है, माध्यिका ए डी खींचेंगे या मध्य बिंदु लेंगे तो ये जो डी बिंदु है बी सी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, बी डी और सी डी, वो दोनों बी डी और सी डी आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज माध्यिका खींचने के बाद ये त्रिभुज 2 त्रिभुजों में विभक्त हो गया, एक त्रिभुज ए बी डी, दूसरा है ए सी डी। यही त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में ए बी और ए सी बराबर दी हैं, ये तो ज्ञात है। और जो ए डी भुजा है ए बी डी में भी है और ए सी डी में भी है, तो ए डी भुजा उभयनिष्ठ है तो वो उभयनिष्ठ लिख दिया, और बी डी भुजा बराबर सी डी के होगा। क्यों? क्योंकि डी मध्य बिंदु है, अर्थात ए डी माध्यिका है जो कि बी सी को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो बी डी बराबर सी डी। तो भुजा दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो गई, यानी एक ए बी बराबर ए सी ये भी भुजा, ए डी बराबर ए डी ये भी भुजा, बी डी बराबर सी डी ये भी भुजा, यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम। तो भुजा 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 नियम लग गया, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ए बी डी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो सभी अंग आपस में बराबर होंगे। कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी डी के, तो वही लिख दिया कोण बी बराबर कोण सी। आगे प्रमेय 2 ए एस ए, यानी कोण भुजा कोण प्रमेय। 2 सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, यानी वे 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों व एक भुजा के समान हो। जैसे ए बी सी त्रिभुज और डी ई एफ, ये 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, ज्ञात है में लिखा है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ, जिसमें भुजा बी सी बराबर है ई एफ के। 2 त्रिभुज दिए हैं जिसमें भुजा बी सी बराबर है ई एफ के, तथा यानी भुजा डबल लाइन यानी बी सी ई एफ के बराबर है, और जो सिंगल से दिखाया गया कोण बी ये बराबर है सिंगल वाले के यानी कोण ई के, डबल वाला कोण सी बराबर है डबल वाले यानी कोण एफ के।
ये दो कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हैं त्रिभुजों के, और एक एक भुजाएं बराबर, यानी दो कोण और एक भुजाएं बराबर हैं। उत्पत्ति में त्रिभुज ए बी सी ले लिया और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ में बी सी बराबर ई एफ ये दिया हुआ है, और कोण बी बराबर कोण ई ये भी ज्ञात है, कोण सी बराबर कोण एफ ये भी ज्ञात है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजाएं आपस में, किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण और एक भुजाएं आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, याद रखना है ये। तीसरा है प्रमेय नंबर 3, प्रमेय 1 का विलोम है। प्रमेय नंबर 1 में बताया गया था कि दो भुजाएं समान है तो दो कोण सम्मुख कोण बराबर होंगे, और यहाँ दिया हुआ है दो कोण समान है तो सम्मुख भुजाएं समान होंगी। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी ले लिया, जिसका मध्य अब वही करेंगे। त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसमें कोण बी बराबर है कोण सी के, तो वही शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बी सी पर माध्यिका खींची ए डी, शीर्ष ए से बी सी की माध्यिका सम्मुख भुजा बी सी पर माध्यिका ए डी खींचा, जिसमें डी बिंदु ने बी सी भुजा को मध्य बिंदु पर काटा, यानी बी डी बराबर सी डी हो जाएगा। ये रचना में लिख दिया। तो उत्पत्ति में त्रिभुज दो त्रिभुजों में बट गया, तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में भुजा त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में दिया है कोण बी बराबर कोण सी के, यानी एक अंग बराबर हो गया, ज्ञात है, और ए डी बराबर ए डी दोनों त्रिभुजों में सर्वांगसम उभयनिष्ठ है। और जो बी डी बराबर है, बी डी भुजा जो है ये सी डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डी सी डी का बी सी का मध्य बिंदु है। तो बी डी बराबर सी डी और ए डी बराबर ए डी कॉमन है, कोण बी बराबर कोण सी। दोनों त्रिभुजों के 3 अंग समान हो गए। जब 3 अंग समान हो गए तो तीनों भुजाएं तीनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। जब तीनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, तो किसी त्रिभुज के सर्वांगसम होने का अर्थ सभी अंग समान हो जाएंगे। तो सभी अंग समान हो जाएंगे, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। आगे एग्जाम्पल है प्रमेय 1 से संबंधित विशेष उदाहरण है। यदि दिए गए त्रिभुज के शीर्षकोण का बाह्य समद्विभाजक आधार के समानांतर हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु होगा। ए बी सी त्रिभुज दिया है जिसमें भुजा बी सी को बी ए को आगे डी तक बढ़ाया गया है, और ए से बी सी के समांतर रेखा ए ई खींची गई है। समांतर रेखा ए ई खींची गई है। समांतर रेखाओं को और दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिरछी रेखा काटती है तो वह त्रियक रेखा कहलाती है, और त्रियक रेखा से बने सम्मुख कोण समान होते हैं तथा एकांतर कोण भी समान होते हैं, और संगत कोण समान होते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए ई कोण सी ए डी का बाह्य समद्विभाजक है। ये जो बाहर सी ए डी कोण बन रहा है, बी ए को डी तक बढ़ाया तो कोण सी ए डी बना, तो ए ई जो है कोण सी ए डी का समद्विभाजक है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। तथा दिया है कि ए ई समांतर है बी सी के, यानी ए ई भुजा जो है वो ए ई जो समद्विभाजक कोण समद्विभाजक वाली भुजा है ये आधार बी सी के समानांतर है। तो समानांतर है। अब सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। समद्विबाहु में हमें ए बी और ए सी ये दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो त्रिभुज समद्विबाहु सिद्ध हो जाएगा। उत्पत्ति में देखिए चूंकि ए ई समांतर है बी सी के, ए ई बी सी के समांतर है, तो ए सी जो है दोनों समांतर रेखाओं को काटती हुई जा रही, तो किन्हीं दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिरछी रेखा काट रही होती है तो उसे त्रियक रेखा कहते हैं। और त्रियक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण यानी कि विपरीत स्थिति में बनने वाले कोण बराबर होते हैं, और संगत कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कोण ई ए सी देखिए, ये बाहर की ओर बढ़ रहा था, ई ए सी बाहर की ओर कोण बढ़ रहा है, तो ई ए कोण बराबर ए ई, मतलब ए ई समांतर है बी सी के, तो कोण ई ए सी जो बनेगा ए सी बी के बराबर हो जाएगा। यानी कि ए ई बी सी समांतर हैं तो ए सी त्रियक रेखा हुई, तो कोण ई ए सी और कोण ए सी बी दोनों बराबर होंगे। कैसे? एकांतर कोण हो गए। ई ए सी बराबर ए सी बी बराबर हो गए एकांतर कोण। समीकरण 1 डाल दिया। अब देखिए ए ई समांतर है बी सी के, तो ए बी भी त्रियक रेखा हुई, तो ए बी भी त्रियक रेखा हुई। तो कोण ई ए डी
ई ए डी या कोण डी ए ई बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी के। ये हैं कोण संगत कोण, यानी कि ऊपर वाली रेखा के भी ऊपरी दिशा में कोण, ऊपर साइड में कोण बना है और ये बी सी के भी ऊपर बना हुआ है, तो एक ही स्थिति में बने तो ये संगत कोण हो जाएंगे। समीकरण 2 डाल दिया है इसे। चूंकि ए ई डी ए सी का समद्विभाजक है, ए ई जो है कोण डी ए सी का समद्विभाजक है, यानी कि कोण डी ए ई और ई ए सी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो डी ए सी की जगह, तो मतलब ए डी ए ई, तो डी ए सी की जगह रख दिया ए ई, डी ए ई, यानी कोण डी ए ई बराबर हो जाएगा कोण ई ए सी के। डी ए ई बराबर हो जाएगा ई ए सी के। तो अब देखिए समीकरण 2 व 3 से, दो पक्ष आपस में बराबर हैं, जब दो पक्ष बराबर हैं तो तीसरे पक्ष भी बराबर होंगे, यानी कि कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के। जब दो सम्मुख कोण बराबर हो गए तो हमने पढ़ा कि किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो कोण बी ए बी सी बराबर है ए सी बी के, अर्थात कोण बी के सामने की भुजा ए सी बराबर हो जाएगी सी के सामने की भुजा ए बी के, यानी ए सी बराबर ए बी हो जाएगी। जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो अतः त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा। प्रमेय 4 एस एस एस, यानी भुजा 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 प्रमेय। यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ। ए बी सी दिया है, डी ई एफ एक डैश वाली एक के कॉमन होगी, डबल वाली डबल के, और 3 डैश वाली 3 वाले के कॉमन, यानी ए बी मतलब समान होगी, ए बी समान होगी सी डी ई के, और बी सी समान होगी ई एफ के, और सी ए समान होगी एफ डी के। तो ज्ञात क्या है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज दिए हुए हैं और उनकी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये ज्ञात है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ ले लिए, तो जिसमें लिखेंगे तो भुजा ए बी बराबर है डी ई के ज्ञात है, बी सी बराबर है ई एफ के ज्ञात है, सी ए बराबर है एफ डी के, या ए सी बराबर है डी एफ के जो कि ज्ञात है। तो तीनों भुजाएं दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी भुजा 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 एस एस नियम से एस 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 नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, और सर्वांगसम हो जाएगा तो यानी कि इनके सभी कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कोण बी कोण ई के बराबर होगा, कोण ए कोण डी के बराबर होगा, कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। अगर इसी तरह सवाल दिए जाते हैं तो उनमें कुछ 3 अंक दे देते हैं तो दोनों, और किसी अन्य का मान पूछते हैं तो उनको सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे। सर्वांगसम सिद्ध होने पर सभी अंक बराबर हो जाएंगे। तो यहीं पर अगर पूछा होता कि सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण डी, तो हम इन्हें सर्वांगसम सिद्ध करते फिर लिख देते कोण ए बराबर कोण डी। प्रमेय नंबर 5 समकोण कर्ण भुजा। किसी एक समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के एक कर्ण व एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी व समकोण त्रिभुज ए बी सी के बाद समकोण त्रिभुज डी ई एफ दिए हुए हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, डी ई एफ में कोण ई समकोण है, तथा बी सी बराबर है ई एफ के, और ए सी कर्ण जो है बराबर है कर्ण डी एफ के। तो ज्ञात है दो त्रिभुज दिए हैं और कर्ण ए सी बराबर कर्ण डी एफ, तब बी सी बराबर ई एफ। सिद्ध करना है त्रिभुज सर्वांगसम। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ ले लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर मतलब ए सी विकर्ण बराबर है डी एफ के, जो कि विकर्ण है ज्ञात है। लिखा कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज समकोण है, यानी दोनों कोण 90 अंश के होंगे, तो ये दोनों समान हो गए। तीसरी हो जाएगी बी सी बराबर ई एफ, यानी 3 अंक बराबर हो गए, 2 भुजा और 1 कोण, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ के। उदाहरण, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 100 अंश है, कोण ए बराबर 100 अंश तथा ए बी बराबर ए सी, तो कोण बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए भुजा ए बी और ए सी बराबर है, त्रिभुज में ए बी बराबर है ए सी के, यानी ए बी और ए सी बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे, ए बी ए सी के बराबर हैं, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। यानी कि अब तीसरा कोण दिया है 100 अंश, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 अंश। तो चूंकि भुजाएं बराबर हो तो लिख दिया कोण सी बराबर कोण बी के। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश।
अब चूंकि दोनों कोण बराबर हैं तो कोण ए का मान रख दिया 100 प्लस सी बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो किसी एक का मान यहाँ पे रख देंगे, तभी बराबर है तो चाहे बी में कर लो सारे, चाहे दोनों सी में कर लो, या दोनों की जगह एक्स रख लो। तो 100 प्लस कोण बी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, यानी 100 उधर घट जाएगा 180 में से, तो कोण बी प्लस कोण बी यानी 2 कोण बी बराबर 180 अंश, तो 2 कोण बी बराबर 180 माइनस 100 यानी 2 कोण बी बराबर 80 अंश, तो कोण बी बराबर 80/2 यानी 40 अंश, अर्थात कोण बी और कोण सी दोनों बराबर हैं तो दोनों का मान 40-40 अंश होगा। त्रिभुज की समरूपता, समरूप यानी सम प्लस रूप, यानी सम मीन्स समान, रूप मीन्स रूप। वे त्रिभुज जो रूप में समान हो, अर्थात भले ही आकार में भिन्नता हो, छोटे बड़े हों, लेकिन रूप समान होगा उनका, दिखने में एक जैसे होंगे, अर्थात वे त्रिभुज या वे आकृतियाँ जो दिखने में अर्थात रूप में एक जैसी हों, समरूप त्रिभुज या समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। समरूप होने के लिए आवश्यक शर्तें, नंबर 1 संगत कोण बराबर होने चाहिए। जैसे अगर त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, भले ही भुजाओं के अनुपात कुछ और हों, लेकिन संगत कोण यानी पहले त्रिभुज के दोनों कोण और पहले त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण आपस में एक दूसरे के संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो, यानी आधार आधार के बराबर हो, कर्ण कर्ण के बराबर हो, लंब लंब के बराबर हो। इस तरह से सभी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए। तो 2 नियम हैं, एक तो या तो संगत कोण बराबर हो जाएं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, या उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। देखते हैं अब संगत भुजाएं और संगत कोण। समरूप होने के लिए आवश्यक शर्तें हैं, संगत कोण बराबर हो, नंबर 2 संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों। जैसे एक छोटा सा त्रिभुज ABC दिया हुआ है और एक बड़ा त्रिभुज DEF दिया हुआ है, जिसमें ABC में तीनों भुजाएं AB और BC और AC यानी तीनों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की ली गई हैं और सभी कोण 60-60 अंश के। और जो बड़ा त्रिभुज है इसमें भी DEF यानी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर हो गई और तीनों कोण 60-60 अंश के हैं। तो त्रिभुज ABC, चूंकि त्रिभुज ABC पर DEF में रूप समान है, देखो दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, कोण A बराबर कोण DK है, यानी ABC का कोण A बराबर है DEF के कोण DK, और कोण B पहले त्रिभुज का कोण B बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण DK, और कोण C बराबर है कोण F के। तो तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो त्रिभुज ABC पर त्रिभुज DEF समरूप हो गए। संगत भुजाओं के अनुपात किस तरह से बराबर होंगे, यानी छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की संगत भुजा, यानी बाईं ओर यानी AB भुजा के संगत छोटे त्रिभुज की भुजा जो AB है इसके संगत बड़े त्रिभुज की भुजा DE है। संगत का मतलब एक ही स्थिति में बनी हुई, तो AB है और इसके संगत DE है। तो संगत भुजाओं के अनुपात यानी कि AB बटे DE बराबर होगा आधार के अनुपात के, यानी BC बटे EF, छोटे त्रिभुज का आधार बटे बड़े त्रिभुज का आधार, यानी BC बटे EF बराबर बची हुई भुजा AC बटे DF। एक ही स्थिति में बनी भुजाओं के अनुपात यानी संगत अनुपात बराबर होंगे। संगत भुजाओं के अनुपात AB का मान हो गया 2 बटे EF का DE का मान 6, BC का मान 2/6, DE और 2/6, 2 एकम 2 तिया यानी 2 एकम तिया 2 एकम तिया यानी 1/3 1/3 1/3। अनुपात बराबर आ गए, तीनों कोण भी बराबर थे और अनुपात भी बराबर आ गया, अर्थात दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। देखिएगा दूसरा त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में ABC त्रिभुज दिया है और DEF दिया है, जिसमें त्रिभुज ABC में AB बराबर 1 सेंटीमीटर, BC बराबर 2 सेंटीमीटर और CA बराबर 3 सेंटीमीटर दी हुई है, और DEF में DE बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 6 सेंटीमीटर, FD बराबर 9 सेंटीमीटर। अब देखिएगा भुजाओं के अनुपात देख लीजिए पहले। तो छोटे त्रिभुज की भुजा AB के संगत है भुजा DE, तो AB बटे DE बराबर आधार BC के संगत है EF, तो BC बटे EF बराबर CA बटे FD। तो AB का मान है 1 बटे DE का मान है 3 यानी 1/3 बराबर, BC का मान है 2 बटे EF का मान है 6 2/6 बराबर, AC का मान है 3 बटे FD का मान है 9।
तो काटेंगे इसे, 2 एकम 2 तियाँ 6, 3 एकम 3 तियाँ 9, यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 अनुपात बराबर आ गए। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। देखिए इनमें भुजाएं अलग अलग हैं लेकिन अनुपात बराबर है, तो और दिखने में भी एक जैसे लग रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। अब देखिए कोण ए का ABC का कोण A 45 अंश है, DEF का कोण D 45 अंश है। कोण B ABC का कोण B 120 है, DEF का कोण E 120 अंश है, और कोण C 15 अंश है, और कोण F 15 अंश है। यानी कि A बराबर है D के, B बराबर है E के, और C बराबर है F के। संगत कोण बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इस तरह से सर्वांग सम सिद्ध सवाल आएंगे तो त्रिभुज दिए होंगे और कहा जाएगा कि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो तो इस भुजा का मान ज्ञात कीजिए। सर्वांग सम हो जाएंगे तो भुजाओं के संगत अनुपात बराबर हो जाएंगे और संगत कोण बराबर हो जाएंगे, या कोण पूछ सकते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे कब? यदि संगत कोण बराबर हो, दूसरा है संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो, तीसरा है यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए आगे प्रमेय नंबर 1, यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हैं, यानी समान कोणिक का मतलब उनके कोण समान हैं, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात त्रिभुज समरूप होते हैं। केवल प्रमेय याद रखिएगा। यानी ABC त्रिभुज है और DEF त्रिभुज है, तो ABC में कोण A 25 अंश है और कोण D 25 अंश है, कोण B 75 अंश है, उसमें कोण E 75 अंश है, कोण C 80 अंश है, तो कोण F 80 अंश है। यानी सभी कोण आपस में बराबर हैं एक दूसरे के, तो ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण E 75 अंश, कोण C बराबर कोण F बराबर 80 अंश, कोण A बराबर कोण D बराबर 25 अंश, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। चूंकि दोनों त्रिभुजों के कोण समान है, अतः त्रिभुज ABC व DEF की भुजाओं के अनुपात समान होंगे व दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। भुजाओं के अनुपात लिख लिया, AB बटे DE, AB के संगत भुजा DE है, यानी AB की दिशा में DE बनी हुई है, यानी AB के समानांतर DE है, और BC के समानांतर EF है, तो BC बटे EF, और AC के समानांतर FD है, तो AC बटे FD, ये हो जाएगा अनुपातिक नियम। प्रमेय 2, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक हों तो कोण समान होते हैं। यानी अगर भुजाओं के अनुपात समान है तो वे कोण बराबर होंगे और त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जैसे त्रिभुज ABC और DEF, एक छोटा त्रिभुज है एक बड़ा त्रिभुज है, तो AB है 1 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और AC 4 सेंटीमीटर। ऐसे DEF में DE 2 सेंटीमीटर, EF 6 सेंटीमीटर और FD 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC व DEF में इनके भुजाओं के अनुपात देखिए, AB के संगत है DE, तो AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DEF, यानी कि FD। संगत भुजाओं का मतलब संगत भुजाएं आपस में हमेशा समानांतर होंगी और एक ही दिशा में बनी होंगी। तो AC और DEF की दिशा समान है, AB और DEF की दिशा DE की दिशा समान है BC और EF के, तो इनके अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे। तो AB का मान 1/2, BC का मान 3/, EF का मान 6 3/6 बराबर CA का मान 4/, FD का मान 8। 3 एकम 3 दूनी 6, 4 एकम 4 दूनी 8, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, अर्थात त्रिभुज समरूप हो गए। तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण A बराबर हो जाएगा कोण D के, कोण C बराबर हो जाएगा कोण F के। इस तरह के सवाल आएंगे कि अगर भुजाएं दे रखी हैं तो पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण E के, या कोण A कोण बराबर कोण D के, या कोण C बराबर कोण F के। तो इस तरह से करेंगे कि भुजाओं के अनुपात लिख के समरूप बता देंगे, उसके बाद में लिख देंगे चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं अतः कोण B बराबर होगा कोण E के, और कोण A बराबर होगा कोण D के, तथा कोण F बराबर होगा कोण C के। समरूप त्रिभुजों में केवल कोण बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर नहीं होती। संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, लेकिन समानांतर त्रिभुज में कोण भी बराबर होंगे और भुजाएं भी बराबर होंगी। आगे प्रमेय नंबर 3, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एक त्रिभुज ABC दिया है, एक त्रिभुज DEF दिया है, जिसमें AB का आधार 3 सेंटीमीटर और डाला गया लंब 2 सेंटीमीटर है। EF का आधार 6 सेंटीमीटर और लंब 4 सेंटीमीटर है। तो ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी 3 गुणा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट गया, बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 गुणा आधार EF गुणा ऊंचाई है DN, यानी 4, तो बराबर 1/2 गुणा 6 गुणा 4, 2 से 4 कट गया, 2 दूने 4, यानी 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर संगत भुजाओं का अनुपात। इनका संगत भुजाओं का अनुपात, यानी कि भुजा दी हुई है BC और EF, तो BC की संगत है EF, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। इसके माध्यम से हल किया हुआ है, बाकी सभी के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर होगा और AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। तो इसे देखिए BC स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 3 एकम 3 चौक 12, यानी 1/4 बचा इधर, बराबर 3 का स्क्वायर यानी 9 बटे 6 का स्क्वायर यानी 36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी 1/4 बराबर 1/4, अर्थात दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। सममिति या सिमेट्री। सममिति सममिति, सम मीन्स बराबर बराबर, मिति मीन्स माप, यानी वह रेखा जिसके माध्यम से कोई आकृति बराबर मापों में विभक्त हो जाए सममिति कहलाती है। मकान के चित्र में दोनों खिड़कियों में समानता है तथा खिड़कियों में लगी जाली का प्रत्येक भाग किसी बिंदु या रेखा के दोनों ओर समान है। ऐसी रेखागणितीय आकृतियों को जो किसी रेखा या बिंदु के दोनों ओर समान रूप से बनी है, यानी कि वह रेखा या वह किसी आकृति में खींची गई वह रेखा जो उस आकृति को समान खंडों में विभक्त कर दे, सममिति कहलाती है। यदि हम निम्नांकित आकृतियों को बीच में मोड़ दें तो रेखा या बिंदु दोनों ओर समान रूप से बनते हैं या नहीं। जैसे AOB और X है, इसे हम OX के सापेक्ष मोड़ दें अगर, तो OB भुजा जो है OA के ऊपर आ जाएगी और OX जो है AX के ऊपर आ जाएगा। तो मतलब त्रिभुज भाग में ये पूरा भाग ढक जाएगा। तो इस OX जो रेखा है, इसके जो बाईं ओर भुजाओं की जो मापें हैं OB और OX, दाईं ओर भी यही मापें हैं OA और OX, तो ये दोनों सममित हो जाएंगे। इसमें सममित रेखा हो जाएगी OX। सममित अक्ष, यानी जिस अक्ष पर उस आकृति को सममित किया जा रहा है। और जैसे वर्ग है ABCD, तो इसमें AB और CD के मध्य बिंदु से, अगर दोनों के मध्य बिंदु से अगर एक सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लें, या AC और BD के मध्य बिंदु से क्षैतिज बीचों बीच से रेखा खींचे, तो अगर फिर इन दोनों को मोड़ें तो जो आकृति बनेगी सममित हो जाएगा और सममित अक्ष हो जाएगा। या इनको इनके विकर्णों के माध्यम से मोड़ दें तब भी सममित अक्ष बनेगा। जैसे A बिंदु B को ढकेगा अतः सममिति है। दूसरे में यदि A बिंदु B को ढकेगा, A बिंदु B पे आ जाएगा अगर मोड़ें तो सममिति हो जाएगी। तीसरे में A बिंदु B को ढकेगा अतः सममिति है। इसमें भी अगर CD के सापेक्ष सममित किया जाए तो जो A बिंदु है B के ऊपर आ जाएगा। सममित रेखा CD से गुजरती है। चौथा है A बिंदु B को ढकेगा, यानी कि जो आयत ABCD है, इसको अगर डॉटेड रेखा के सापेक्ष सममित किया जाए तो जो A के ऊपर B आ जाएगा और C के ऊपर D आ जाएगा, अर्थात ये सममित हैं। सममित यानी कि वह रेखा, सममित अक्ष वह अक्ष हो जाएगा जिसके सापेक्ष किसी आकृति को मोड़ा जा रहा है, यानी सममित किया जा रहा है, यानी वह अक्ष जिससे दोनों ओर आकृति की मापें समान रहती हैं। सममित रेखाएं OA और तथा OB रेखाएं हैं, पीछे जो दिखाए गए थे कोण AOB अक्ष द्वारा दो समान कोणों में विभक्त होता है। सममित अक्ष दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु से होकर जाता है। यानी सममित अक्ष जो है आकृति को दो बराबर भागों में विभक्त करता है।
रेखा के आधार पर सममिति रेखा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। नंबर 1, आयताकार कागज का टुकड़ा लेते हैं, इसे बीच में मोड़ते हैं कि आमने सामने के दोनों किनारे बराबर हो जाएं। तो वही जो मोड़ होगा वही सममित अक्ष होगा, और बाकी इसे किताब से पढ़ लेंगे। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां। नंबर 1 है भुजा सर्वांग समता यानी SSS। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है तो इसे भुजा सर्वांग समता कहा जाता है। जैसे तो दो त्रिभुज दिए हैं तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यानी संगत भुजाएं बराबर हैं। भुजा कोण भुजा यानी कि दो त्रिभुज जिनमें भुजा कोण भुजा यानी 2 बार भुजाएं आई हैं तो वे 2 त्रिभुज जिनमें 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हों। जैसे इसमें काखा 3.5 और 3.5 ये 4.6 4.6 2 भुजाएं बराबर हो गई और 120 अंश यानी एक कोण बराबर हो गया। तो वे दो त्रिभुज जिनमें 2 भुजाएं और एक कोण बराबर होता है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध कहलाता है। कोण भुजा कोण यानी कि 2 कोण हो और एक भुजा हो। वे दो त्रिभुज जिनमें 2 कोण और एक भुजा वे दो त्रिभुज जिनमें आपस में 2 कोण और एक भुजा बराबर हो, दोनों भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध कहलाता है। जैसे 2 त्रिभुज दिए हैं, इसका पहला कोण 40 अंश दूसरे त्रिभुज के 40 अंश, दूसरा 35 अंश दूसरे त्रिभुज का 35 अंश और आधार रेखा 4.5 सेंटीमीटर समान है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। किसे फिर से कोण भुजा कोण से। समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध। समकोण कर्ण भुजा यानी कि कर्ण के बराबर है 8 सेंटीमीटर, आधार अन्य भुजा आधार 5 सेंटीमीटर बराबर है। समकोण में दोनों समकोण त्रिभुजों में एक कोण समकोण होता है तो जो कोण है वो समकोण हो गया। तो 2 भुजाएं और एक समकोण दोनों बराबर 3 अंग बराबर हो गए तो समकोण कर्ण और भुजा से सर्वांग सम हो गए। एग्जाम्पल यदि त्रिभुज ABC और PQR में इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। यदि त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर 3.5, ABC में AB 3.5 हो गई, BC 7.1 हो गई और AC हो गई 5 सेंटीमीटर तथा PQR में PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर तो दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। देखो तीनों भुजाएं बराबर हैं इसमें। आधार AB जो है 3.5 यानी AB जो है PR के बराबर है 3.5 और AC जो है 5 एक QR के बराबर है 5 सेंटीमीटर और जो BC 7.1 सेंटीमीटर है ये PQ के यानी 7.1 के बराबर है। जरूरी नहीं था कि आधार की बराबर हो, बस होना क्या चाहिए कि तीनों भुजाएं जो एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं दूसरे त्रिभुज में भी तीनों भुजाएं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो भाई देखिए AB बराबर हो गया PR के, AB बराबर PR के 3.5 सेंटीमीटर और AC बराबर QR 5 सेंटीमीटर और BC बराबर PQ 7.1 सेंटीमीटर। तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर हो गई तो त्रिभुज ABC PQR सर्वांग सम हो जाएंगे। सारे आए हुए सवाल हैं। अगला एग्जाम्पल, यदि परिमेय संख्या का अंश उनके हर से 2 कम है यानी अंश जो है हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम हो जाता है यानी अंश हर से 2 कम हो जाता है यानी हर हमें अगर हर पता हो तो अंश को उसमें से 2 कम कर देंगे। तो मान लेते हैं माना हर बराबर x तो अंश हो जाएगा माना हर बराबर 22 तो अंश हो जाएगा 22 से 2 कम यानी अंश हो जाएगा 22 - 2 तभी भिन्न हो जाएगी अंश बटे हर यानी 22 - 2/22। क्योंकि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर संख्या 3/4 हो जाती है तो अंश यानी कि आगे यहाँ पे देखेंगे अंश यानी कि 22 - 2 इसमें 1 जोड़ेंगे यानी कि 22 - 2 + 1 बटे 22 -2 + 1 बटे 22 + 1 1 जुड़ जाएगा बराबर हो जाएगा 3/4 के। तो 22 - 2 और 22 - 2 + 1 बटे 22 + 1 बराबर 3/4। तो ये -2 और +1 विपरीत चिन्ह हैं तो घटेंगे
तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 2 ज़्यादा है माइनस वाले तो माइनस का चिन्ह बचेगा, यानी ऊपर बचा -1 बाई -1 बटे नीचे बाई प्लस 1 बराबर 3/4। तिरछी गुणा कर लेंगे तो 4 की गुणा हो जाएगी बाई -1 से, तो 4 बाई -4 बराबर 3 बाई प्लस 3। तो बाई वाले एक तरफ कर लेंगे, अंकीय पद दूसरी तरफ, 3 बाई दाईं तरफ है, 3 बाई दाईं तरफ है, इसे बाईं तरफ बाईं ओर लाएंगे तो प्लस में है, इधर माइनस में आएगा, यानी 4 बाई -3 बाई बराबर 3, 4 इधर प्लस में है, माइनस में है, दूसरी तरफ प्लस में जाएगा, तो 4 बाई -3 बाई बराबर 3 + 4, तो बाई बराबर आ गया 7। तो परमेय संख्या निकालोगे यानी भिन्न बराबर बाई -2 बटे बाई, यानी कि 7 -2 बटे 7, यानी कि 7 में से 2 गया 5/7, अर्थात संख्या हो गई 5/7। आगे चित्र में रेखा AX कोण CAB और कोण BDC को समद्विभाजित करती है। उन 3 तथ्यों को लिखिए जो ये सिद्ध करें कि कोण ABD सर्वांगसम है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC। यानी जो ये क्षैतिज रेखा AX जो खींची गई है, ये जो बाईं ओर कोण बन रहा है कोण CAB, इसका भी समद्विभाजक है, यानी पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है। और जो दाईं ओर कोण बना हुआ है CDV या VDC, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि रेखा से आधा भाग कोण का ऊपर है, आधा भाग नीचे है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो यानी कि कोण CAD बराबर हो जाएगा कोण BAD के, और कोण CDA बराबर होगा कोण BDA के, यानी कि ऊपर नीचे के दोनों तरफ के कोण बराबर हो जाएंगे। बाकी जो AX रेखा है, इसमें जो D बिंदु पर B और B मतलब BD और CD रेखाएं खींची गई हैं, तो ये जो AD रेखा है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 2 त्रिभुज ले लेंगे हम, AVD, एक AX से नीचे और एक AX से ऊपर, AVD एवं ACD में जो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करवा रहे हैं वही 2 त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में क्या है, AD तो दोनों में कॉमन है, यानी AD बराबर AD दोनों में कॉमन है, एक भुजा ये हो गई, मतलब एक तथ्य ये हो गया। दूसरा तथ्य हो जाएगा, चूँकि AX कोण CAB और कोण BDC का समद्विभाजक है, इसलिए कोण CAB यानी CAD बराबर होगा कोण BAD के। दूसरा तथ्य ये हो गया। तीसरा को तथ्य, CDB का समद्विभाजक AX है, तो कोण CDA बराबर हो जाएगा कोण BDA। तीसरा तथ्य ये हो गया। जब 3 तथ्य किन्हीं 2 त्रिभुजों के 3 तथ्य यानी 3 अंग बराबर हो जाते हैं तो वे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ABD तथा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2/5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो अब इसमें क्या है, रेलगाड़ी ये साइड में दिखाया गया है, देखिएगा प्लेटफार्म की चौड़ाई, प्लेटफार्म कितना लंबा है, प्लेटफार्म है 120 मीटर लंबा, 120 मीटर लंबा प्लेटफार्म है तथा रेलगाड़ी की लंबाई x है। तो टोटल लंबाई अगर देखेंगे यानी कुल दूरी, जैसे रेलगाड़ी प्लेटफार्म से पहले खड़ी है उसकी लंबाई x दूरी है, x मीटर दूरी लंबाई है उसकी, तो रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर पूरी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर तभी पहुंचेगी जब वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी चल लेगी। यानी x जो है, जब x का रेलगाड़ी का आगे वाला हिस्सा प्लेटफार्म के पिछले हिस्से पर पहुंचेगा तो रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा तो बहुत पीछे होगा, तो रेलगाड़ी प्लेटफार्म को क्रॉस तभी करेगी जब अपनी दूरी यानी रेलगाड़ी की लंबाई खुद की और 120 मीटर जो जितना लंबा प्लेटफार्म है उतनी दूरी अगर इनको पूरे को पार करती है, यानी x + 120 को x + 120 मीटर दूरी चलती है, तब ये दूरी कुल दूरी हो जाएगी ये। यानी कुल दूरी अगर रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की सवाल आए हैं
तो उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हो और रेलगाड़ी की लंबाई दी हो, तो उसमें कुल दूरी निकाली जाएगी। तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाइयों को जोड़ दिया जाएगा, तो कुल दूरी हो जाएगी x प्लस 120। अब देखिए रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से पहले है, रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, और जो एक खंभा लगा है उस खंभे को 2 सेकंड में पार कर लेती है। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई x है और समय रेलगाड़ी को एक खंभा पार करने में लगा समय 2 है। यानी कि अगर इससे सरल करेंगे तो 5 दूनी 10 और दूनी 12, यानी 12/5 है। तो ये जो समय एक खंभा पार करने में समय दिया हुआ है और दूरी रेलगाड़ी की लंबाई x मान ली, तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी को वह खंभा पार करने में 2.5 सेकंड यानी 2/5 सेकंड का समय लगता है। तो चाल निकाल लेंगे यहाँ से रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी की चाल, चूँकि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो ये रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हो गई रेलगाड़ी की लंबाई। पहले हम केवल रेलगाड़ी की चाल निकाल रहे हैं, जो कि एक खंभे को 2/5 सेकंड में पार करती है। तो जब चाल निकाल लेंगे फिर हम प्लेटफॉर्म सहित यानी कुल लंबाई को लेकर चलेंगे, कुल दूरी को लेकर चलेंगे। तो ये हो जाएगा, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी x हो गई, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, बटे चाल हो जाएगी ये जो दूरी बटे समय, समय का मतलब ये जो खंभा पार करने में लगा समय है। तो ये हो जाएगा 12/5, बटे के बटे में जो 5 है वो ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो दूरी बराबर आ जाएगी 5x/12। तो चाल, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर आ जाएगी 5x/12। आगे क्या है, ये जो चाल है दोनों समय में, दोनों टाइम में जब चलेंगे, यानी रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर रही होगी तब भी चाल, और जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तब भी चाल, दोनों की बराबर होगी। दोनों समय पे चाल मतलब दोनों सिचुएशंस में चाल बराबर होगी, दोनों स्थितियों में चाल बराबर होगी। तो हमने पहले खंभे के हिसाब से चाल निकाल ली। अब रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी कि x मीटर इधर चलेगी अपनी लंबाई के बराबर और 120 मीटर प्लेटफॉर्म को चलेगी, तभी कुल दूरी हो जाएगी x प्लस 120, यानी कुल दूरी x प्लस 120 हो गई। और समय प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय 12 सेकंड हो गया। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कुल दूरी हो जाएगी x प्लस 120 बटे कुल समय हो जाएगा 12 सेकंड दिया हुआ है। तो अब क्या हुआ, इसमें हमने अभी खंभे को पार करने में जो चाल थी वो निकाली, और प्लेटफॉर्म को पार करने में चाल। तो चूंकि दोनों चाल बराबर होंगी, तो वही खंभे की चाल और प्लेटफॉर्म वाली चाल को बराबर कर दिया, यानी खंभे वाली चाल 5x/5 ऊपर चला जाएगा इधर, तो 5x/12 आ जाएगा, बराबर कर दिया प्लेटफॉर्म वाली चाल को, यानी x प्लस 120 दूरी हो गई कुल दूरी बटे समय, दूरी हो गई x प्लस 20 बटे समय हो गया 12 सेकंड। प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो 12 सेकंड लगा। तो 5x/12 बराबर x प्लस 120 बटे 12। अब इधर यहाँ पे इन्होंने तिरछी गुणा किया है, 12 इधर 5 से x को गुणा हुआ और 12 को उधर से, मतलब दूसरी दाईं ओर चला गया, इधर 12 को उधर से गुणा हुआ, तो 12 पंजे 60x हो गया बराबर। यहाँ पे 12 कट भी सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि बराबर के दोनों तरफ समान चिन्ह और समान परिमाण वाले पद कटते हैं, निरसन के नियम में बताया था। और बराबर के एक तरफ समान परिमाण तथा विपरीत चिन्ह वाले कटते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ देखेंगे तो 12 दोनों तरफ भाग में है तो कट जाएगा। यहाँ पर गुणा करके दिया गया तो गुणा करके कर लेंगे आप। तो 12 को गुणा किया, 12 पंजे 60x बराबर, 12 को आगे गुणा हुआ तो 12 की x से हुआ तो 12x प्लस 12 को 120 से करेंगे तो 1440 आ जाएगा। x वाले पद एक तरफ रखेंगे सारे, तो 60x इधर दाईं ओर 12x है, इसे बाईं ओर लाएंगे तो ये 12x 60x में से घट जाएगा, यानी 60x माइनस 12x बराबर 1440। 60x में से 12x घटेगा तो 48x बराबर 1440, तो x बराबर 1440 बटे 48 बराबर x बराबर आ जाएगा 30 मीटर। चूँकि समय मीटर में था, मतलब समय सेकेंड में था, रेलगाड़ी की लंबाइयाँ मीटर में थी, तो ये जो चाल है, मतलब जो रेलगाड़ी की जो लंबाई आएगी ये भी मीटर में आई है।
तो x बराबर यानी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 30 मीटर आ गई। अब रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर हो गई। अब पूछा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो क्या है, अब चाल बराबर निकालेंगे तो दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी बटे समय यानी कि जो 5x, ये 5 ऊपर गुणा में था, जो रेलगाड़ी की चाल हमने निकाली थी स्टार्टिंग में, दूरी बटे समय बराबर x बटे 12/5, तो 5 गुणा में चला गया तो चाल बराबर आ गया था 5x बटे 12। तो वहाँ x का मान हमने रख दिया, तो 5 गुणा x का मान 30/12, तो 5 गुणा 30/12 एक कट गया तो आया 25/2 आ जाएगा। ये 5 से मतलब 5 से 6 से काटेंगे तो नीचे 6 दूनी 12, ऊपर 6 पंजे 30, तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 25/2। अब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए अगर कोई राशि, कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है और उसे अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे, यानी 18/5 और 5/18, ये ध्यान रखना है। यानी कम से अगर ज़्यादा में बदलना है, किलोमीटर प्रति सेकंड कम है और इसे ज़्यादा में बदलना है, यानी मीटर प्रति सेकंड कम है, इसे ज़्यादा में बड़े मान में बदलना है यानी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बड़े मान यानी 18/5 से गुणा करेंगे। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होता, उससे छोटे मान मीटर प्रति सेकंड में बदलने होता, तो 18/5 को उल्टा करके 5/18 से गुणा कर दी जाएगी। तो 25/2 गुणा 18/5 अभी हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 पंजे 25, 2 नेम 18, तभी 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। माप यानी माप को वर्ग अंतराल भी कहते हैं, वर्ग अंतराल, और दूसरे में बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल 10-10 के अंतर का दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और बारंबारता यानी 0 से 10 में कितनी है, 2, कितनी संख्याएं हैं, कितने आंकड़े हैं, 0 से 10 में 2 आंकड़े हैं, 10 से 8 20 में 8 हैं, और 20 से 30 में 15 हैं, 30 से 40 में 20, 40 से 50 में 16, 50 से 60 में 6। तो इसमें एक पैमाना मानेंगे हम, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो पद को यानी जो वर्ग अंतराल होगा या जो माप दी हुई है, इसे हम एक्स अक्ष यानी क्षैतिज अक्ष पे रखेंगे, और जो बारंबारता वाला होगा इसे हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पे रखेंगे। बारंबारता ऊर्ध्वाधर अक्ष, और जो वर्ग अंतराल या पद ये आएंगे क्षैतिज अक्ष। तो क्षैतिज पे हम समान दूरी पर लाइंस खींचेंगे, मतलब पॉइंट लगाएंगे, जिसमें मान रखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तभी पहला कॉलम 0 से 10 का हो गया, दूसरा 10 से 20 का हो गया, तीसरा 20 से 30 हो गया, चौथा 30 से 40। ऐसे ही अगर 5-5 का अंतराल होता तो 0 से 5, 5 से 10, यानी 0, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से ले लेते। 20-20 का होता तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, यानी समान अंतराल होना चाहिए। अब ऊर्ध्वाधर अक्ष की बात करते हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष पे हमें मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है। बारंबारता में देखते हैं मैक्सिमम 20 है, तो 20 को अगर हम पैमाना मान लें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बारंबारता, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बारंबारता, तो इस तरह से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर बहुत बड़ी, मतलब कॉपी के हिसाब से काफ़ी बड़ा मान है। आगे बहुत काफ़ी लंबी संख्या हो जाएगी, इस वजह से क्या किया हमने, मतलब एक एक का कॉलम ना लेके बारंबारता में एक कॉलम में 2 अंक एडजस्ट कर दिए। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से। हमने 0 से 5, 5 से 10 इस तरह से क्यों नहीं लिया, क्योंकि आंकड़े 0 से 5 और 5 से 10 में बन ही नहीं रहे थे। जैसे 0 से 5 में 2 का इस तरह से दिखाएंगे, हालांकि दिखा तो दिए, 100 तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा
करेक्ट नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा। तो जीरो से अगर आंकड़े होते 15, 20, 25, 45 इस तरह से दिए होते, तब हम जीरो से 5 ले लेते या जीरो से 10 इस तरह से ले लेते। यहाँ पे 2, 8, 15, 20, 16, 6 हैं, तो इस तरह से एक कॉलम को ऊर्ध्वाधर में 0 से 2 यानी पैमाना मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 2 बारंबारता है। तो पहला है 0 से 10, तो 0 से 10 वाला कॉलम हम कहाँ तक ले जाएंगे? 0 से 10 का आयत कहाँ तक जाएगा? 2 तक, यानी कि 0 से 10 वाला आयत जो है ऊर्ध्वाधर बारंबारता वाले स्तंभ को 2 तक बना देंगे, जिस तरह यह दिखाया गया है। अगला है 10 से 20, तो 10 से 20 वाले को हम कहाँ तक ले जाएंगे? 8 तक, तो इसे 8 तक रखना है इस तरह से। 20 से 30 इसे 15 तक, यानी 14 और 16 के बिल्कुल बीचों बीच में, 14 और 16 के मध्य में 15 होगा, तो वहीं तक यानी कि 14 और 16 के बीच तक इसको उठा देंगे। ये आयत हो गया 20 से 30 का। और 30 से 40 वाला 20 तक जाएगा ऊपर तक, और 40 से 50 16 तक, तो ये 16 तक हो जाएगा। 50 से 60 ये 6 तक, तो इसे 6 तक उठा दें, मतलब बनाएंगे। तो ये हो गए बारंबारता बंटन का आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शन। आगे, किसी परीक्षा में 22 शिक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। यानी 22 परीक्षार्थी हैं गणित विषय में, 22 मतलब परीक्षार्थियों के जो प्राप्तांक हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं: 67, 52, 54, 66, 88, 82, 67, 54, 50, 66, मतलब इस तरह से आंकड़े दिए हुए होंगे। तो आंकड़ों का आगे है 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। ये इस समय अविभाजित आंकड़े हैं, इसको हम देख के नहीं बता सकते कि इसमें 67 अंक कितने बच्चों के आए होंगे, या 52 अंक कितने बच्चों के आए होंगे, या 54 कितने के आए होंगे, या 66 कितने के आए होंगे, या 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 40 से 50 के बीच में कितने बच्चे हैं, या 50 से 60 के बीच में कितने बच्चे हैं, इस तरह से। तो 10-10 का वर्ग अंतराल बनाया गया है। अब सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। सभी अंकों में स्टार्टिंग देखें, यानी सबसे छोटा अंक देखेंगे। तो सबसे छोटा अंक, यानी सबसे छोटा अंक इसमें दिख रहा है 48, सबसे छोटा अंक है 48। तो 48 को हम देख रहे हैं, तो 48 जो है ये 40 और 50 के बीच में आएगा, तो 40 और 50 के बीच में आएगा। तो 40 से 50 का ये 10 का आंकड़ा हो गया, 10 का वर्ग विस्तार हो गया। तो 40 से 50, तो 40 से 50 के बीच में हम देखते हैं कितनी संख्याएं आई हुई हैं, जितनी आ जाएंगी वही इसकी बारंबारता हो जाएगी। 40 से 50, 40 से 50, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, देखो 4 बार 50 आए हुए हैं और 1 48 है, यानी 4 50 और 1 48, तो कुल कितने हो गए 0 से 40 से 50 में? 40 से 50 में कुल हो गए हैं 5 बारंबारताएँ, क्योंकि 4 बार 50 आए हुए हैं और 1 बार 48, तो 4 और 1 5 हो गए कुल। अब 50 से 60, जैसे 40 से 50 का वर्ग अंतराल है, तो इसमें 41 से 50 तक के नंबर्स आएंगे, और आगे है 50 से 60, तो इसमें 51 से 60 तक का आएगा। तो 51 से 60 तक का देखेंगे अगले वर्ग अंतराल में। 51 यानी एक 52 1 हो गया, 54 2, फिर अगला 54 3, फिर अगला 55 4, 56 5, इसमें भी 5 ही हैं। फिर अगला 60 से 70 वर्ग अंतराल में, 60 से 70, पहला 67 इसमें आ रहा है, तो 1, दूसरा 66 2, फिर 67 3, फिर 66 4, फिर 67 5, फिर 67 6, फिर 67 7। तो 60 से 70 के वर्ग अंतराल में हो गए कुल 7 बारंबारताएँ। अब 70 से 80 वाले में देखेंगे, तो 70 से 80 वाले में, 70 से 80 वाले में केवल एक है 78, जो कि लास्ट से दूसरा है 78, तो 70 से 80 में केवल एक है। फिर 80 से 90 में देखेंगे, तो 80 से 90 में 88 1, और दूसरा 88 2, और एक 83 3, इसमें 400 हो रहे हैं। हाँ, 88 82 88 और
83, ये 4 हो गए, तो 80 से 90 में 4 हो गए। यानी कि अब हम देख कर ही बता सकते हैं कि 40 से 50 के बीच में 5 हैं, 50 से 60 के बीच में 5 बच्चों के नंबर आए हैं, 60 से 70 में 7, 70 से 80 में 1 और 80 से 90 में 4, 5। अब इनका बारंबारताओं का योग करके देख लीजिए, क्योंकि जो 22 परीक्षार्थी थे, क्या यहाँ पर टोटल 22 हैं, 2200 गिन गए, नहीं गिने गए। तो 5 5 10 7 17, 1 18 और 4 22। तो इस तरह से विभाजन कर बारंबारता सारणियाँ बनाई जाएगी। और ध्यान रखिएगा, बहुलक कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुलक किसे कहते हैं। और ये जो वर्ग अंतराल 40 से 50 दिया है, तो इसमें उच्च सीमा 50 हो गई और निम्न सीमा 40। तो वर्ग अंतराल जहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे ये 40 से 50 का अंतराल, 50 से 60, इसमें 5 अंतराल दिए हुए हैं। तो इन 5 अंतराल में अगर तीसरे अंतराल की उच्च सीमा पूछी जाए, तो तीसरा अंतराल है 60 से 70, तो इसकी उच्च सीमा हो जाएगी 70 और निम्न सीमा हो जाएगी 60। तो ये तो उच्च सीमा निम्न सीमा की बात हो गई। अब अगर बहुलक पूछा जाए, जैसे बहुलक क्या होता है, किसी संख्या की आवृत्ति जितनी ज़्यादा होती है, वही मतलब जो संख्या, कोई आंकड़े दिए हुए होते हैं, उनमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई होती है, वही उसका बहुलक हो जाती है। जैसे इसमें 67, 52, 54, 66 तमाम संख्याएं दी हुई हैं। इनमें से देखो कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई है। तो 67, तो एक ही 67 है, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 बार 67 आया हुआ है। 67 5 बार आया हुआ है। बाकी कोई अन्य संख्याएं 5 बार उनकी आवृत्ति नहीं हुए, तो केवल 67 जो है 5 बार आया हुआ है। चूँकि 67 की आवृत्ति सर्वाधिक है, तो इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 67। कभी कभी हो सकता है बहुलक के बारे में पूछ लिया जाए, तो वो बहुलक हो जाएगा। बहुलक, उच्च सीमा, निम्न सीमा, और ये आंकड़ों के विस्तार की बारंबारता सारणी। और पीछे जो आयत चित्र दिखाया गया था वो। आगे एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, अंश व हर दोनों में से 1 घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अंश, उसका हर जो है अंश से 1 अधिक है, हर अंश से 1 अधिक है, यानी कि अंश हमें पता होगा, तो हर में हम 1 जोड़ देंगे। तो अंश मान लिया, माना अंश बराबर x और हर बराबर उसमें 1 जोड़ दिया, तो हर हो जाएगा x + 1। चूँकि भिन्न होती है, भिन्न बराबर अंश बटे हर, यानी कि अंश यानी x बटे x + 1। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, कहा गया है कि अगर अंश और हर दोनों में से 1 घटा दिया जाए, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो अंश -1 बटे हर -1 बराबर 1/2। अंश है x, उसमें से 1 घटा दिया, यानी x - 1 बटे हर है x + 1, इसमें से 1 घटा दिया, यानी x + 1 - 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 के। तो ऊपर x - 1, x - 1, नीचे x + 1 -1, तो प्लस माइनस 1 हो गए, यानी समान परिमाण और विपरीत चिन्ह, तो कट जाएंगे। तो बचा है x - 1 बटे x बराबर 1/2। त्रिछी गुणा कर लेंगे, तो 2 की गुणा हो जाएगी x - 1 से, 2 गुणा x - 1 बराबर 1 गुणा x। 2 की अंदर गुणा होगी, 2 गुणा x - 2 गुणा 1 बराबर x। तो 2x बराबर, जो x दाईं साइड में है ये वाई में आ जाएंगे माइनस में, और ये जो बाएँ में माइनस के 2 होंगे वो दाईं ओर चले जाएंगे प्लस में। तो 2x - x बराबर प्लस का 2, x बराबर आ जाएगा 2। अतः भिन्न बराबर x बटे x + 1, यानी x का मान 2 बटे 2 + 1 बराबर 2/3। आगे निम्न चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं। त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, इसका मतलब, और इसमें भुजाएं पूछा है, तो भुजाएं, तभी भुजाओं का समरूप त्रिभुजों में भुजाओं में क्या संबंध होता है, भुजाओं में संबंध होता है कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। अगर कोण पूछे गए होते, कुछ कोण दिए गए होते, तब कोणों का अनुपात क्या होता है, कोण डायरेक्ट बराबर होते हैं समरूप में भी। और भुजाओं में संबंध होता है कि भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो चूंकि PQR व ABC समरूप हैं, देखो PQR में PQ का मान x यानी निकालना है, और AB का मान 2 दिया है। ABC के अंदर PQR त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें PQX है और PQX है जो निकालना है। AB 2 सेंटीमीटर है और QR 1.5 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है, और AC जो है 2.8 सेंटीमीटर है, और छोटे त्रिभुज यानी अंदर वाले त्रिभुज PR की भुजा 22 है, जो कि ज्ञात करनी है, यानी x और y के मान
निकालने हैं। चूँकि त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं, यानी दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इसलिए इनकी भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे, बराबर। यानी छोटी भुजा यानी पी क्यू, छोटे त्रिभुज की पी क्यू भुजा बटे बड़े त्रिभुज की ए बी भुजा, पी क्यू बटे ए बी बराबर हो जाएगा क्यू आर बटे बी सी, बराबर हो जाएगा आर पी या पी आर बटे सी ए या ए सी। तो पी क्यू का मान रखेंगे x बटे ए बी का मान 2, यानी x बटे 2 बराबर क्यू आर का मान 1/1.5 बटे 3 बराबर पी आर का मान 22 बटे 2.8। तो हमने अब इनमें क्या है, दो भिन्नें ऐसी हैं जिनके मान निकालने हैं और एक भिन्न पूरी दी हुई है, बीच वाली भिन्न पूरी दी हुई है 1.5 बटे 3। तो जो भिन्न जिसमें कोई मान अज्ञात है तो अज्ञात वाली भिन्न को ज्ञात वाली भिन्न के बारी बारी से बराबर कर लेंगे, यानी x बटे 2 बराबर करेंगे 1.5 बटे 3 से के। तो बाईं ओर इसे हल किया गया है, तो x बटे 2 बराबर 1.5 बटे 3, यानी दो दो भिन्नों को बराबर कर लेंगे, एक अज्ञात और दूसरी ज्ञात, इन्हें बराबर करेंगे। तो x बटे 2 यानी 2 इधर भाग में उधर गुणा में जाएगा, तो x बराबर 1.5 बटे 3 गुणा 2, तो 1.5 दूनी 3 होता है, तो ऊपर आ जाएगा 3 बटे 3, 3 से 3 कट गया 1, यानी x बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। आगे क्या है, अब 22 बटे 2.8 को बराबर कर लेंगे 1.5 बटे 3, यानी कि बारी बारी से अज्ञात भिन्नों को ज्ञात भिन्न के बराबर करेंगे। तो इसमें 2.8 भाग में है तो उधर गुणा में जाएगा, तो 22 बराबर 1.5 बटे 3 गुणा 2.8, तो 22 बराबर 3 से 1.5 को काटेंगे तो 0.5 आएगा, तो 22 बराबर 0.5 गुणा 2.8। अब इनकी गुणा करेंगे तो 5 और 28 की गुणा कर लेंगे, पहले दशमलव नहीं मार रहे, तो 5 और 28 की गुणा करेंगे तो 140 आएगा। अब दशमलव देखेंगे तो एक दोनों संख्याओं में एक में 1 अंक पहले है, दूसरे में 1 अंक पहले, तो कुल 2 अंक पहले दशमलव हो गया, तो 140 में 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, यानी कि 2 अंक पहले, यानी कि 0 और 4 से पहले 1.4। तो 22 बराबर पी आर का मान हो जाएगा 1.40 सेंटीमीटर।